और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन है आज, और नामांकन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दशाश्वमेध घाट पर पहुंचे। वहां पर कई देर तक पूजा अर्चना की गई, गंगा की आरती की गई। नामांकन से पहले काल भैरव का आशीर्वाद लिया। कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे, नामांकन दाखिल करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ऐसे में ये खास तस्वीरें हम कल से ही आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक तरह से त्योहार वाराणसी में मनाया जा रहा है। और देखिए, इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूजा अर्चना की गई, गंगा की आरती की गई और काल भैरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। मेरी सहयोगी दीपिका सिंघल लगातार वाराणसी में मौजूद है और जरा उनसे जान लेते हैं कि दीपिका, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें आपके पीछे मैं लोग देख पा रही हूं, भगवा रंग आज भी नजर आ रहा है कल की तरह ही? बिल्कुल आयुषी, 11:05 का समय हो गया है और जैसे जैसे नामांकन का समय हो रहा है वैसे वैसे लोग ज़्यादा और भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो मैं तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूँ वो ये देखिए, काले कोट वाले आपको आज भगवा रंग में नजर आ रहे हैं। जो सफ़ेद कलर की शर्ट इनकी होती है काले कोट के भीतर, आज कुछ लोगों की वो शर्ट हमें भगवा नजर आ रही है। आइए इन लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुष्प वर्षा कर स्वागत भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनसे बातचीत करने की। पीएम मोदी आएंगे, स्वागत के लिए किस तरीके से तैयारियां हैं, क्योंकि आप लोग ही बता रहे थे कि फूल बरसाएंगे पीएम मोदी पर? हाँ, हम लोग जो है बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन की तरफ से, पूरी कचहरी परिवार की तरफ से अपने नमो देवता का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। हम लोग जो है पुष्प वर्षा करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। उसके लिए हमने कचहरी को जो है बायकाट का प्रस्ताव जनरल बॉडी ने पास किया है। हम लोगों को आश्वासन मिला है कि कचहरी में अधिवक्ताओं को आयुष्मान कार्ड की घोषणा की जाएगी। इस बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, दोबारा निर्वाचित होकर हमारे सांसद बनेंगे, तो हम लोगों को आयुष्मान कार्ड से या कोई अन्य मेडिकल सुविधाओं से जोड़ा जाएगा। इस आश्वासन पर कचहरी के बाद और संगठन ने अपना समर्थन दिया। आप क्या कहेंगे? मैं अध्यक्ष बनारस बार। आप अधिवक्ताओं का उत्साह देख रही हैं कि वाराणसी के लगभग 11,000 अधिवक्ताओं में गजब का उत्साह है और वह लोग सब लोग अपने यशस्वी प्रधानमंत्री का आज अभिनंदन और स्वागत करना चाहते हैं। और ये तय कर रखा है कि अब की मोदी जी को 10 लाख से ज़्यादा वोटों से यहाँ से विजयी कराना है। ये बगल में हमारे महामंत्री सुरेंद्र पांडे जी खड़े हैं, ये अपनी बात रखेंगे। बिल्कुल। और जरा ये बताइए कि जो नामांकन की प्रक्रिया रहने वाली है वो जरा समझाइए, जरा किस तरीके से रहेगा नामांकन की प्रक्रिया? यहाँ अब चूँकि हमारे कार्यक्रम 11:30 बजे का है हमारे मोदी जी का, और सारे अधिवक्ता समाज जो है उत्साहित है और 11:30 बजे उनका नामांकन का समय निश्चित है। आएंगे और नामांकन करेंगे। इसी बीच में हम लोग खड़े हैं उनका अभिनंदन करने के लिए। और हम लोगों को ये पूरा अधिवक्ता समाज को विश्वास है, इस बार हम लोग बनारस से मोदी जी को 10 लाख के वोटों से हम लोग जिताएंगे। 10 लाख से ज्यादा। नामांकन प्रक्रिया के बारे में जरा अपने दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना जरूर चाहेंगे किस तरीके से नामांकन दाखिल होगा, जरा वो बताइए। ये मोदी जी अभी यहाँ से गुजरेंगे 11:45 पर। वो अपने प्रस्तावकों और समर्थकों के साथ प्रिसाइडिंग अफसर के समक्ष जाएंगे और वहाँ अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे और उसके बाद वो यहाँ से निकल के फिर शहर के भ्रमण पर जाएंगे। अच्छा, कितनी देर की ये रहेगी प्रक्रिया पूरी? ये पूरी प्रक्रिया लगभग आधा घंटा से 45 मिनट की होगी। इसके बाद रुद्रदास कन्वेंशन सेंटर में उनका कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, उसमें जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है। चलिए उनसे भी हम बात करते हैं। आप क्या कहेंगी, क्योंकि यहाँ पर पुरुष ज्यादातर नजर आ रही, इकलौती महिला अधिवक्ता आप हैं, क्या कहने वाली हैं? बस इतना ही कहेंगे, फूल नहीं चिंगारी है, हम भारत की नारी हैं। तो नारी भी किसी से कम नहीं है, और अगर आप पुरुष को देख रही हैं तो एक महिला भी सब पर भारी है, तो ये बात नहीं है। और हम महिलाएं, मोदी जी ने हम महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, और हम महिलाओं का वोट भी पिछली बार भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था, वो मतदान प्रतिशत, और इस बार भी मतदान प्रतिशत महिलाओं का बहुत ज़्यादा। अच्छा, महिलाओं की भावनाओं को लेकर बात करें, हमने बहुत सारी महिलाओं से भी बात की। कोई भाई कह रहा है, कोई बेटा कह रहा है, कोई कुछ प्रधानमंत्री को अपना संबंधी बता रहा है। ऐसा ये जो भावनाएं हैं महिलाओं की, किस तरीके से आप इन्हें देखते हैं? एक संबंध सा स्थापित प्रधानमंत्री का यहाँ की महिलाओं के साथ भी हो गया है? बिल्कुल हो गया है, क्योंकि काशी के सांसद हैं मोदी जी, और मोदी जी अगर जो महिला विशेष वर्ग में है, जैसे अगर
अगर वो कोई उस एज में है तो उस एज के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल ले रहा है। रिश्ते में तो वो हर किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के कोई न कोई रूप है उनका। तो हमारे भी नरेंद्र भाई हैं, वो हमारे मोदी जी हैं और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, काशी के सांसद हैं, तो हम भी उनको अपना भाई समझते हैं और हम हमेशा राखी भेजते हैं रक्षाबंधन के दिन बाई पोस्ट। जी जी जी, तो हम लोग भी भेजते हैं, तो वो हम सबके भाई हैं। जी। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भी भेजती हैं महिलाएं यहाँ की बाकायदा पोस्ट के जरिए, और भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो मानती हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से जो नामांकन की प्रक्रिया रहने वाली है वो आधे घंटे का वक्त बताया जा रहा है। उस आधे घंटे के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। एक अपडेट हम आपको बता दें, जिस तरीके से आप बता रही थी, काल भैरव मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि काले कोट वालों की बहुत ज्यादा तादाद यहाँ पर अब बढ़ चुकी है। गंगा पुत्र मोदी जी, ना तो किसी ने भेजा है ना तो किसी ने बुलाया है, मुझे तो माँ गंगा ने गोद लिया है। और ये देखिए, पर्यावरण संरक्षण को समर्पित ग्रीन पीस नेचर फाउंडेशन काशी की तरफ से ये देखिए, ये आपको पोस्टर नजर आ रहा है और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब गंगा पूजन किया तो मानो ऐसा ही लग रहा था कि गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी गंगा मां को नमन कर रहा है। और वहां पर पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री रवाना हुए तो काल भैरव मंदिर वो पहुंच गए, वहां पर पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। चलिए इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या मैसेज आप दे रहे हैं इसके जरिए? मैसेज ये दे रहे हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री तो उस समय नहीं थे, जब आए थे तो उन्होंने कहा कि ना किसी ने भेजा है ना किसी ने बुलाया है। और 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है। तो पूरे अधिवक्ता समाज से उनको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ कि इस बार भी 400 के पार जो है आंकड़ा आए। इस बार भी 400 के पार का आंकड़े की बात आप कर रहे हैं। ये आंकड़े की बात लगातार क्यों की जा रही है? जरा ये भी दिखाई, जरा गले में देखिए, जो जिस बात का जिक्र मैं कल से कर रही हूँ, दरअसल ये पटका आप देखिए, हमार काशी हमार मोदी। तो अपने मोदी के लिए, आपन मोदी के लिए आप स्वागत के लिए यहाँ खड़े हुए हैं। जी जी, भरपूर। हम लोग ये जो आप कह रही हैं कि 400 का आंकड़ा क्यों कहा जाता है, इसका हम आपको पहले बता दें कि चाहे विश्व स्तर से बनारसी अंदाज में हो जाए जरा। भोजपुरिया अंदाज में हम लोग तो खूब स्वागत करब थे, खड़ा बानी मोदी जी का। चाहे काशी वासी, पूरा मोदी जी का काशी वासी भरपूर मजा मस्ती में उनका स्वागत अभिनंदन करत आने। आपको हम बता दें 400 आंकड़ा की पहले विषय आपने उठाया तो हम आपको बता दें, चाहे विश्व स्तर से हो चाहे वर्तमान भारत से हो, मोदी जी ने बखूबी काम किया है, काम कर निरंतर काम। जिसका कहा था भारत माता की सेवा, तो भरपूर माता की सेवा अगर कोई कर रहा है तो माँ गंगा ने उन्हें बुलाया था, तो 2024 में माँ गंगा ने उन्हें गोद ले लिया। तो यही कहा जा सकता है, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो देखिए, माँ गंगा ने गोद ले लिया है और जिस तरीके से घाटों की सफाई हुई है उसका भी जिक्र यहाँ पर लोग कर रहे हैं। लेकिन देखिए, और बिल्कुल दीपिका, जिस तरह से आप बातचीत कर रही हैं लगातार लोगों से, उनके चेहरे की मुस्कान कह रही है कि वो कितना ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि कल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद है। आगे भी जानकारी आपसे लेते रहेंगे, पर क्योंकि तमाम गेस्ट भी हमारे साथ में बने हुए हैं। भरत मेघवाल, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी, पहला सवाल आप ही से रहेगा, क्योंकि तस्वीरें आप भी लगातार देख रहे हैं और इतने लोग, इतनी तादाद के अंदर लोग जिनके अंदर उत्साह है, उल्लास है, और जिस तरह से नारे उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो लोग नारे लगाने वाले हैं ये आम जनता तो है नहीं। आपने देखा कि सब बीजेपी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी का दुपट्टा डालकर वहां पर बैठे हैं, और जिस तरीके से बार बार मुझे समझ नहीं आता है 400 पार का नारा देते हैं। 400 पार लाओगे कैसे? 4 चरण पूरे हो चुके हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, जहां पर आपके पूरे में से पूरे आपके सांसद थे। यूपी के अंदर आपके पास अधिक बहुमत था, तब जाकर भी आप 303 पर सिमट गए थे। एनडीए के घटक के साथ आप 353 पे थे। तो आज तो आपकी स्थिति उतनी दयनीय हो चुकी है, आपके तो 272 भी अगर आ जाए एनडीए घटक को मिलाकर तो भी बड़ी अतिशयोक्ति हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं 400 पार इस बार तो आने वाले हैं नहीं मोदी जी। और माँ गंगा के नाम पर तो मोदी जी 2014 में भी बड़े आंसू बहाकर कहा था। अच्छा भरत जी, आपने बोला कि 400 पार तो नहीं आने वाले हैं। कांग्रेस का तो आपको मालूम ही होगा, जैसे आपको बीजेपी का मालूम है। कांग्रेस के कितने आने वाले हैं? जाहिर सी बात है, कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। राहुल गांधी जी ने क्या कहा कि 1 जुलाई को जितनी भी महिलाएं गरीब परिवार की, वो देख लीजिएगा कि 1 जुलाई को आपके खाते में 8,500 रुपए आ जाएंगे महीने के।
और राहुल गांधी जी कहते हैं वो होता भी है। आपने देखा होगा कि कोरोना में उन्होंने पहले सचेत किया कि कोरोना के अंदर सचेत हो जाइए, ये नहीं माने। इन्होंने अडानी के ऊपर कहा कि जेपीसी की मांग रखी है, अडानी के जो भी शेयर है उसके अंदर ओवर रेटेड हो रहे हैं, उसकी इन्होंने बात नहीं मानी। लेकिन बाहर के जितने भी चैनल्स थे और जो भी ये सेबी था, सेबी ने उस बात को माना। तो आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जिस तरीके से उद्योगपतियों का ये ऋण माफ करके आम जनता को आहत कर रहे थे वो अब नहीं होने वाला। और प्रधानमंत्री जी इस बार नहीं बनने वाले। प्रधानमंत्री जी ये लिख कर ले लीजिएगा, इस बार एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। और बिल्कुल भरत जी, एक बार इनसे भी है। रिएक्शन ले लेते हैं। मिथिलेश जी भी हमारे साथ में लगातार बने हुए। मिथिलेश जी, तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं। भरत जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो करते हैं, जबकि जनता का कहना है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। आखिर में चल क्या रहा है वाकई में देश में? देखिए, राहुल जी ने यहाँ भी कहा था कि 10 तक काउंटिंग करूंगा, कर्जा माफ हो गया, लेकिन 19,000 जो राजस्थान के किसानों की जमीन कुड़क हुई। और कहीं न कहीं उन्होंने कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों असेट हैं, दोनों मिलके लड़ेंगे, लेकिन दोनों आज तक नहीं मिल पाए। तो राहुल गांधी की बातें कितनी सही है वो तो समय बताएगा, लेकिन जिस तरीके से एक सनातनी संस्कृति को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा जाता है कि काल भैरव की जो उपासना करता है, काशी कोतवाल अड़बंगा, यानी काशी का जो कोतवाल है उसकी अगर पूजा करके आप जाते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और आज गंगा सप्तमी भी है, और गंगा सप्तमी में जो भागीरथी है, जो गंगा है, वो इस धरती पर आई थी। तो आज का जो दिन चुना है और उसमें भी पुष्य नक्षत्र को चुना है, वो कहीं न कहीं इस बात का सीधा सीधा अंदाज दे रहा है कि जो उन्होंने सोचा है उसकी फिजा बदलेगी। और कहीं न कहीं जो लोगों के मन में है कि जिस तरीके से पाक समर्थित कश्मीर में, पीओके में जो चल रहा है, तो उस हालात को देखते हुए अब जो 2 चरण बचे हैं, अगर 3-4 चरणों की बात कर ले उसमें भरत जी खुश हो सकते हैं, लेकिन अब जो माहौल इस देश में बन रहा है कि अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या हमारे हालात भी पाकिस्तान जैसे हो जाते, ये बहुत बड़ा सवाल है। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं ने बयान दिया, मणिशंकर ने, कि उनके पास एटम बम है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहली बार 5 लाख से अधिक वोटों से जीते, फिर 674 से जीते, और अब की बार जो 63% है वो मोर देन 66%, जो भोंडसी के संत चंद्रशेखर ने 66% वोट अर्जित किए थे, वो रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और जिस अंदाज में मां गंगा को पुकार कर वो जा रहे हैं, कभी उनके सामने केजरीवाल जी लड़े थे, अब केजरीवाल जी जेल से छूट कर आए हैं, लेकिन वो लड़ नहीं रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि मोदी जी इस बार के इलेक्शन में देश और मिथिलेश जी, क्योंकि आप मनोकामना की बात कर रहे थे, मनोकामना यही है प्रधानमंत्री मोदी की कि जीत की हैट्रिक लगाई जाए लोकसभा चुनाव के अंदर। चर्चा लगातार जारी है, सवाल बहुत से हैं जिनके जवाब लेना भी बाकी है। फिर आप दिखाते रहेगा, अपडेट आप देते रहेगा, क्योंकि चर्चा भी लगातार जारी है। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता राजकुमार शर्मा भी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजकुमार जी, ये तस्वीर आपने देखी, क्योंकि एक तरह से आप कहें कि यूनिटी का जो संदेश दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर मौजूद रहना, और 2 दिन तक वो वहां पर हैं, कल भी ये तस्वीर देखने को मिली थी। क्या टेंशन हो रही है थोड़ी इन तस्वीरों को देख के? बिल्कुल, देश के सारे 140 करोड़ लोगों को टेंशन हो रही है कि प्रधानमंत्री कहा करते थे मैं देश को न लुटने दूंगा न झुकने दूंगा, और आज देश के प्रधानमंत्री 2 दिन से करोड़ों अरबों रुपया वहां खर्च कर रहे हैं एक नॉमिनेशन के अंदर। एक जबकि आजाद सीता का उल्लंघन भी लगातार वो करते आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से वो नॉमिनेशन कर सकते थे, 2-5 लोगों को जाके अपना फॉर्म भर के आ सकते थे, 25-50 हजार की छोटी देश के प्रधानमंत्री हैं देश के प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं है कि वो हमारे देश के गरीबों का पैसा लुटाएं। देश के प्रधानमंत्री को यह अधिकार देशवासियों ने, देवतुल्य मतदाताओं ने अधिकार नहीं दिया है। आज वो जितना पैसा वहां खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा अगर गरीबों में कहीं लगाते, कहीं बालिकाओं को ताकत करने में लगाते, देश को मजबूत लगाया गया है ना, तो ज्यादा अच्छा होता, लगाया गया है ना, अच्छा होता। लेकिन देश के प्रधानमंत्री आज अपना नॉमिनेशन फाइल करने जा रहे हैं, करीबन 20-25 वहां मुख्यमंत्री इकट्ठे हो रहे हैं, पूरा मंत्रिमंडल वहां जा रहा है, और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत वहां झोंक रखी है। आप किसका मतलब क्या है? वो किससे डरे हुए हैं? क्या उनको हार जीत करने लग रहा है? देश के प्रधानमंत्री ये होते, वो अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मानते, उनकी पार्टी दुनिया की सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री मानती। आयुष जी अच्छा होता अगर उनके विपक्ष के साथ सबसे मधुर संबंध होते, और 100 से अधिक लोग जो नॉमिनेशन करने जा रहे हैं ना,
वो नहीं होता। और देश के प्रधानमंत्री के समर्थन में सारी पॉलिटिकल पार्टियां दोनों हाथ खड़े करके बोलती कि आप हमारे देश के अच्छा, कांग्रेस का विजन क्या है बताइए। चलिए, कांग्रेस का विजन क्या है उत्तर प्रदेश में? कांग्रेस का विजन यही है कि ना देश को लुटने देंगे, ना झुकने देंगे। देश की एकता अखंडता के लिए, देश की सभी जातियों के सम्मान के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध धर्म के लिए, सभी भाषाओं के सम्मान के लिए, सभी राज्यों के सम्मान के लिए। और गरीब अमीर की जो खाई बढ़ गई है ना, उसको पाटने के लिए, जवान के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ती आई है और भविष्य में भी लड़ती रहेगी। हमको सत्ता की चिंता नहीं है, सत्ता आए या नहीं आए, सत्ताएं आयुषी जी आती जाती रहती है। सरकार आज उनकी है, कल हमारी होगी। 400 बार एक जमाने में हमारी भी आई थी। हमने 400 बार जब हमारी आई थी तो विपक्षी पार्टियों को हमने तंग नहीं किया था, उनके बैंक सीज नहीं किए थे, उनके बूथ को हमने नहीं तोड़ा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से 10 साल से आई है, आप लगातार देख रहे हैं बैंक तोड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टरों की जांच कर रहे हैं। ये देश में लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। सत्ताएं मैं फिर कह रहा हूं आती जाती रहती है। हमारे जमाने में हमने कितना सम्मान किया था इनका, जब वाजपेयी साहब हुआ करते थे, इंदिरा जी हुआ करती थी, जब अच्छा, सम्मान अलग होता था। जी, मैं विकास जी के घर जाके चाय पीता था, विकास जी मेरे घर जाके चाय पीते, और मैथिली जी, विकास जी, हम सब लोग बैठ के चाय की थड़ियों पे आईसी जी। अच्छा, चलिए विकास जी से बात पूछ लेते हैं। गंदा कर दिया भारत के प्रधानमंत्री। विकास जी से पूछ लेते हैं। विकास जी, क्या ये बात इसलिए सामने आ रही है क्योंकि इंडिया अलायंस में तोड़फोड़ देखने को मिल रही है और एनडीए फिलहाल शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहा है, एक अच्छी यूनिटी देखने को मिल रही है, क्या इसलिए कहा जा रहा है? नहीं आयुषी जी, ये बात इसलिए नजर नहीं आ रही है। ये बात नजर आने का आपको रीजन आप ढूंढेंगे तो इसमें एक छटपटाहट है। देखिए, आप मेरी बात को समझिए कि देश के 10 साल से प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को किन बुलंदियों पर पहुंचाया है, ये आपने और हमने सब ने देखा है। और मैं अभी अपन बात कर ही रहे थे कि जिस पाकिस्तान हमें आंख दिखाता था, धमकाता था, आए दिन हमारे जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे उठते थे, उस पीओके में भारत के झंडे लहरा रहे हैं और मांग उठ रही है कि भारत में मिलाओ। इस बढ़ते हुए देश को देखना कैसे सहन किया जा सकता है? इनकी पार्टी, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री के रोड शो पर तो इनको आपत्ति है। अरे भैया, राहुल गांधी जी कौन है? क्या आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं? क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं? क्या इंडिया अलायंस के चेयरमैन हैं? न्याय यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, आपको पता है राजस्थान में सरकार हुआ करती थी आयुषी जी, आप लोगों ने भी कवर किया। प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, सारे एमएलए, सेक्रेटरी, आईएएस, आरएस, ब्यूरोक्रेट्स, पुलिस की फौज। अरे भैया, सांसद ही तो थे, तब आपको खर्चा नहीं दिखा। वो किसका पैसा था? आयुषी जी सुनिए, आयुषी जी मैं जवाब दूंगा आयुषी जी। ये छटपटाहट है क्योंकि ये लाव लश्कर तो हमारे शहजादे के लिए थे, हमारे शहजादे के परिवार के लिए थे। ये कौन आ गया है बीच में जिसने सपनों पर पानी फेर दिया? एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब मां का बेटा, और आज इतना लोकप्रिय, और शहजादे के ऊपर पूरी दुनिया हंस रही है। कैसे सहन करें आयुषी जी? इनकी तड़प को पूरा देश समझ रहा है और मेरी भी इनके प्रति सहानुभूति है। लेकिन मैं कहता हूं कि अब तो आदत डाल लो। 10 साल से पीएम है, 13 साल सीएम रहे, अब आदत डाल लो। इस भारत में वास्तविक लोकतंत्र का परिचय हो चुका है और अब आदत डाल लो। शहजादे यूं ही गली गली घूमते रहेंगे और इस मां भारती के लाल जो भारत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, उनके लिए यूं ही भारत की जनता उनका स्वागत करने के लिए सड़कों पर उमड़ती रहेगी। ये तड़प आयुषी जी वो है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि 100 लोगों को क्यों लेके आए? एक दल जो वाकई में भारत को आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, उसके लोग अपने शीर्ष नेता जो कि घोषित प्रधानमंत्री उम्मीदवार भी हैं एनडीए के, उनके नॉमिनेशन में इकट्ठे होते हैं तो आपत्ति है। अरे भैया, आए दिन इकट्ठे हो जाते हो, माँ बेटे दीदी बैठते हैं, कभी बात करते हो सनातन जो है वो कैंसर है, सनातन जो है वो डेंगू है, कभी बात करते हो कि सनातन को खत्म कर देंगे। तब आप लोगों को खर्चा और ये इकट्ठा होना और ये सब लोगों के जो आने जाने के खर्च, इनका हिसाब नहीं लगता। दूसरा, चुनाव आयोग ने सांसद के इलेक्शन के लिए बाकायदा एक तय लिमिट कर रखी है। इस रोड शो में कितना खर्च आएगा, कितना नहीं आएगा, वो चुनाव आयोग देख रहा है। आपके पीड़ा क्या है? आपके पीड़ा सिर्फ ये है आयुषी जी, खड़गे जी की न्याय यात्रा नहीं निकली, खड़गे जी की भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकली। बात वही है दोबारा से फिर से। अच्छा, दूसरी बात, इस बार एक चीज और हुई है। इस बार जिन लोगों को टिकट दी, कुछ तो भाग गए। आपने देखा, कुछ तो टिकट देके कोई बाहर चला गया, किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लौटा दी। जिन्होंने टिकट ली उन्होंने कहा कि शहजादे को कहीं और ही भेज देना, हमारी जमानतें तो वैसे ही जब्त हो रही है, इनको मत भेजना, लोगों में हंसी का पात्र नहीं बनना। इसलिए शहजादे की सभाएं तक नहीं हो पा रही और वहां एक तरफ मोदी जी एक दिन में 5-5, 4-4 सभाएं कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर यहां से वहां कितना श्रम कर रहे हैं, लाखों लोग उनके स्वागत को खड़े रहते हैं। ये देख के तड़प। चलिए विकास जी, अब एक बार जवाब ले लेते हैं। प्रश्न तो आपने बहुत सारे खड़े कर दिए। राजकुमार जी, अब आप बताइए।
बिल्कुल आयुष जी, सबसे पहले तो मैं जवाब देता हूं, भारतीय जनता पार्टी, मेरे फाजिल दोस्त, मेरे छोटे भाई विकास जी, अपनी सहानुभूति को संभाल के रखें। 4 जून को काम आएगी, पूरी भारतीय जनता पार्टी को काम आएगी। हालांकि सहानुभूति अभी से काम आने लग गई है। इनके पन्ना प्रमुख कहते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी को इन दोनों लोगों ने खराब कर दिया, कांग्रेस के नेताओं को शामिल कर दिया, कांग्रेस मुक्त भारतीय जनता पार्टी करने वाली कांग्रेस युक्त हो गई है। नड्डा जी की चल नहीं रही है, आरएसएस की चल नहीं रही है, और इनको चढ़े नहीं, इनको तकलीफ इस बात की है कि राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा, दोनों की दोनों यात्राओं में पूरे हिंदुस्तान की जनता ने आशीर्वाद दिया। राजकुमार जी कब हुई थी भारत जोड़ो यात्रा, कब हुई थी न्याय यात्रा? अब क्या उसके बाद में तो आना ही बंद कर दिया है? उसके बाद में दौरे कम हो गए हैं। स्टार प्रचारक की सूची तो कांग्रेस की भी बनी होगी ना सर? मैं मेरी बात पूरी कंप्लीट करूं। आशीर्वाद दिया है, आशीर्वाद का परिणाम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 महीने से एक नारा लगा दे, अब की बार 400 बार, वो नारा गायब हो गया है। और नारा आ गया है किस बात पे? मंगलसूत्र पे, वो कांग्रेस के न्याय पत्र पे, गरीब अमीर पे, राम रहीम पे, तरह तरह के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी निकाल के रही है। और अभी तो 4 चरण का ही चुनाव हुआ है और लगातार आप देख रहे हैं सारे चरणों में मतदान प्रतिशत घट रहा है। ये वही देश के प्रधानमंत्री हैं जब देश के जनता ने इनको 2014 में 2019 में अपने सिर पे बिठाया था। ये वही देश के प्रधानमंत्री हैं जब कोरोना काल में इन्होंने अपील की थी, ताली बजाओ, थाली बजाओ, घंटी बजाओ, टॉर्च बजाओ। आयुष जी, आपने, हम सब लोगों ने इनके आदेश को, इनके निवेदन को स्वीकार किया था और हमने सब माना था। लेकिन वही देश है, वही देश की जनता, आप हम सब लोग भी वही हैं। आज 2024 में बार बार ये अपील कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, लेकिन मतदाता घर से बाहर नहीं निकल रहा है। इनके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता घर पे टेलीविजन बैठे बैठे देख रहे हैं सारा तमाशा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता परेशान है, पन्नापुर परेशान है और राजस्थान की, हिंदुस्तान की जनता परेशान है। आप देख रहे हैं मतदाता बाहर नहीं निकल रहा है। इसके मायने क्या होता है? निर्वाचन आयोग भी अपील कर रहा है, कांग्रेस पार्टी भी अपील कर रही है और भारतीय जनता पार्टी तो बड़ी अपील कर रही है, लेकिन मतदाता बाहर नहीं निकल रहा है। कहां अपील कर रही है सर कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस पार्टी तो आपके आज फर्स्ट इंडिया चैनल पे भी फिर अपील कर रही है, आइए बाहर निकलिए और देश की एकता और अखंडता के लिए अधिक से अधिक मतदान करिए। कहां है सर वो दिग्गज नेता? मैं ये आपसे पूछ रही हूँ कि स्टार प्रचारक की सूची तो कांग्रेस की भी बनी होगी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बनी है। जब तक जनता के बीच में आप जाएंगे नहीं, जब तक आप जनता के बीच में मौजूद नहीं रहेंगे, उनको आप बताएंगे नहीं, तो कैसे आप उनसे अपेक्षा कर रहे हैं कि वो आपका साथ देंगे? क्या आप ये बात मानते हैं कि अभी तक भी एक्टिव नहीं है कांग्रेस पार्टी? आयुष जी, कांग्रेस पार्टी पूरी एक्टिव है। कांग्रेस पार्टी के जितने भी सहयोगी दल हैं वो सारे के सारे एक्टिव है और आप देख रहे हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट, देश के प्रधानमंत्री जी की बौखलाहट आप खुद देख रहे हैं। आज इतना बड़ा इवेंट कर रहे हैं, इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं थी। शायद ये दुनिया का पहला होगा नॉमिनेशन, दुनिया का मेरी जानकारी में शायद पहला नॉमिनेशन होगा जिसमें इतना करोड़ों अरबों रुपया देशवासियों का, गरीब लोगों का खर्च किया जा रहा है। अच्छा होता गर्मी के अंदर पानी पिलाते, अच्छा होता गर्मी में आज प्रधानमंत्री जी चौराहे चौराहे पे, पूरे के पूरे काशी के अंदर हर चौराहे पे पानी की बोतलें सर्व करते, रामजारे से पानी पिलाते। अच्छा होता, काशी का भला होता, अच्छा होता हैंडपंप खुदवाते, बोरिंग खुदवाते, लेकिन वो काम नहीं किया और आज जो काम कर रहे हैं करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, पूरे देश को इकट्ठा कर रहे हैं। अब डर किससे रहे ये समझ में नहीं आ रहा। काशी की जनता उनके साथ है, देश की जनता उनके साथ खड़ी है, फिर डर किस बात से रहे? ये लगातार मैं आपके चैनल पे इसलिए कह रहा हूं कि देश परेशान है, देश निकल नहीं रहा वहां वोट डालने के लिए, जबकि करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के द्वारा अपील की जा रही है अधिक से अधिक मतदान करिए, लेकिन मतदाता बाहर नहीं निकला। वो इस बात को साबित करता है कि 2 लोगों के अंदर अब देश की जनता का, देश के मतदाताओं का विश्वास खत्म हो गया है। लेकिन इसका जवाब लेना बेहद जरूरी है। विकास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस जो कुछ कहती है उसका असर बहुत ज्यादा हो जाता है। वो कहां पर होता है? सिर्फ विपक्ष पर होता है, ना जनता पे होता है, ना ही सत्ता पार्टी पे होता है। अच्छी बात होती कि सर सीधा जनता पर अगर आप हिट करते, जनता पे क्यों असर नहीं होता है आपकी बातों का? वो स्ट्रैटेजी काम क्यों नहीं करती कांग्रेस के? कर रही है, तभी तो देख रहे हैं ना। 2 लोगों की भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश को परेशान करने का काम किया, पूरी पॉलिटिकल विपक्षी पार्टियों को परेशान करने का काम किया। और राहुल गांधी जी ने कहा डरो मत, और देश का मतदाता डर नहीं रहा है। आप खुद देख रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में आज प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नॉमिनेशन भी हुआ है। डर किस बात का है? डरा कौन रहा है? देश का मतदाता, देश का नागरिक डरने को तैयार नहीं है, क्योंकि देश का नागरिक चाहता है हमारा देश दुनिया में आगे बढ़े, हमारा देश दुनिया में आगे बढ़े। हम कभी नहीं चाहते पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठाए। ठीक है सर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जिस वक्त का इंतजार था, सभी
बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के नेताओं को वो पल आ गया है। बनारस की जनता को इंतजार था, क्योंकि वो प्यार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो लगातार दे रहे हैं, वो तस्वीरों के जरिए हम दिखा पा रहे थे कि कितनी भीड़ जुटी थी। वो जो काशी में झांकी सजी थी, नामांकन की तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में कलेक्ट्रेट में पहुंचे हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। शुभ मुहूर्त और साथ में पंडित जी बैठे हुए हैं। बेहद खास दिन है, गंगा सप्तमी का दिन है, पुष्य नक्षत्र है और ऐसे में शुभ संयोग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। लेकिन कल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हुए जो एक प्रत्याशी के रूप में उनको करने चाहिए और हर एक सवाल का जवाब वो दे रहे हैं। कलेक्ट्रेट की तस्वीर दिखा रहे हैं। नामांकन से पहले की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी, जब दशाश्वमेध घाट पर पहुंचकर उन्होंने पूजा अर्चना की थी। और जैसे वो कहते हैं कि मां गंगा ने तो अब मुझे गोद ले लिया है, जैसे उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं आज पहुंचा हूं पूजा अर्चना के लिए। उसके बाद काल भैरव पहुंचे। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निभाते नजर आए, क्योंकि यहां से प्रत्याशी हैं, एक बार फिर से तीसरी बार नामांकन दाखिल कर रहे हैं और अंत में जो हस्ताक्षर साइन किया है कि जो जो उन्होंने फॉर्म फिल किया है उसमें किसी तरह की कोई गफलत नहीं है। एक प्रोसेस के तहत उन्होंने नामांकन दाखिल कर लिया है। खास पैनल हमारे साथ मौजूद है, लगातार चर्चा कर रहे हैं। नामांकन दाखिल के बाद बाहर की तस्वीरें जरा देखिए। नामांकन के बाद बाहर निकल आए, चेहरे पर मुस्कान, बातचीत करते हुए मुस्कुराहट के साथ बहुत कुछ बयां करती ये तस्वीर नजर आ रही है। और उस वक्त की तस्वीरें जब अंदर ऑफिस में दाखिल हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि एनडीए का एक शक्ति प्रदर्शन भी था, क्योंकि 12 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर नजर आए, तमाम लीडर्स नजर आए एनडीए के। लेकिन एक प्रोसेस होता है, एक प्रोटोकॉल है, नियम है कि जब आप नामांकन दाखिल करेंगे तो चंद लोग ही आपके साथ होंगे और वो चंद लोग नजर आ रहे हैं। दीपिका हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। दीपिका, नामांकन दाखिल हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, ज्यादा जानकारी आप दीजिए, अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, वो तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि यहीं से काफिला निकलेगा। वो तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं क्योंकि यहीं से काफिला निकलेगा। यह सामने से काफिला प्रधानमंत्री का निकलेगा और बताया जा रहा है कि मुश्किल से 5 से 10 मिनट का समय है जब पीएम मोदी का काफिला यहाँ से निकल जाएगा। और आपको बता दें कि पूजन अर्चन करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद, गंगा आरती करने के बाद, काल भैरव के दर्शन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और आपको उनके साथ में प्रस्तावकों पर जरा आप नजर डालेंगी तो देखिए वो भी बहुत खास हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था उसमें भी एक सामाजिक संदेश छिपा हुआ है, क्योंकि हर एक बात में प्रधानमंत्री की में संदेश छिपा होता है, सामाजिक सौहार्द की बात वो करते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे हम कि कितनी ज्यादा हलचल तेज हो गई है। चेक कर लिया गया है, पहले ही रूट को क्लियर कर लिया गया है। इससे पहले गाड़ी आई थी, वहां पर चेक किया गया, सभी को हटा दिया गया है, पुलिस एक्टिव हो गई है। लेकिन कार्यकर्ता भी वो एक्टिव हैं, नारे लगाने शुरू कर देते जैसे ही कोई गाड़ी आती है उन्हें लगता है कि पीएम मोदी यहाँ पे इस गाड़ी में से आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से लेकर अब तक की तस्वीरें जो बयां कर रही हैं वो देखिए बाहर की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अपडेट यही है पूनम, क्योंकि यहाँ से निकलकर यहाँ से नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी पहुंचेंगे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में प्रबुद्ध जन के साथ बैठक प्रधानमंत्री की है और वो कुछ देर की बैठक होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे पूनम। लेकिन उससे पहले देखिए कितनी ज्यादा हलचल यहाँ पर, आप ये सायरन सुन पा रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से रूट यहाँ से पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है एक बार फिर से। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी ये देखिए अनाउंस किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, ये देखिए अनाउंस किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि जो भी लोग आगे आ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या है रस्सी से आगे भी लोग आ जा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि पीएम निकले तो उनको बड़ा नजदीक से वो देख लें। लेकिन एक बार फिर से ये देखिए, आप देख पा रही होंगी पुलिस यहाँ पर उतरी है गाड़ी से और जो लोग रस्सी से आगे आ चुके हैं उनको पीछे किया जा रहा है कि आप बिल्कुल भी आगे ना आए, क्योंकि दायरा जो बनाया गया है उस दायरे के अंदर ही आपको खड़े रहना है, उससे आगे आपको नहीं आना है। प्रधानमंत्री का काफिला जब निकल जाएगा यहाँ से, फिर एक बार फिर से यहाँ जो जनता है वो इकट्ठा हो जाएगी और नारेबाजी उनकी तरफ से फिर से की जाएगी, क्योंकि अभी भी जो नारेबाजी कर रहे हैं उनको पुलिस रोक रही है कि आप इतने ज्यादा उत्साहित ना हो, जहां पर खड़े
खड़े हैं वहीं पर खड़े रहे, हाथों पड़ में रही है पूरे प्रशासन को, क्योंकि जनता को नाराज भी नहीं करना, सुरक्षा का ध्यान भी रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा का सवाल है, जरा बताइएगा कैसे संभाला जा रहा है। और दूसरी तरफ जो बैठक होनी है, कौन कौन से पदाधिकारी शामिल होंगे, कौन कौन से नेता शामिल होंगे, किस तरीके की तैयारी है, कितनी देर में पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस सेंटर में, वो भी जानकारी दीजिए। जी पूनम, देखिए जो मशक्कत करनी पड़ रही है उस मशक्कत की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहले से तैनात है, लेकिन नहीं मान रहे थे लोग। एक गाड़ी आती है, उनको फिर हटाती है यहाँ से, उनको रोकती है, उनको समझाती है, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने। ये देखिए आगे कुछ लोग आपको नजर आ रहे हैं हाथ हिलाते हुए कि हम भी यहाँ पर खड़े हैं, भाई हमें भी दिखा दो, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो भी दिखें और अपनी भावनाओं को प्रकट करें। पुलिस के लिए बहुत मुश्किल इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि पीएम मोदी को देख ले, लेकिन सही आपने कहा कि यहाँ पर लोगों को नाराज भी नहीं किया जाना है, क्योंकि काशी वासी है, वो पीएम के चाहने वाले हैं, पीएम के समर्थक हैं, पीएम के प्रशंसक हैं। और जाहिर सी बात है पीएम मोदी भी कहते हैं ये मेरे अपने हैं, तो पीएम के अपनों को कैसे पुलिस क्या कुछ कह सकती है। लेकिन यह है सुरक्षा का मामला है, सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा, जाना भी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। 2014 के बाद से यूपी जो मुख्य केंद्र बिंदु में आया है प्रधानमंत्री की वजह से, क्योंकि प्रधानमंत्री यूपी ने कई प्रधानमंत्री दी है। नरेंद्र मोदी 2014 में जब यहाँ पर आए थे उस समय में उन्होंने कई बातें कही थी, माँ गंगा ने मुझे बुलाया उन्होंने कहा था, लेकिन जैसे जैसे समय निकला वैसे वैसे नारे भी बदले, बातें भी बदली। और फिर जब इस बार की हम बात करें, लेकिन ये सीट उनकी हो गई, काशी ने उन्हें अपना लिया, उनकी जनता ने उन्हें अपना लिया, जिसे वो अपना परिवार कहते नजर आ रहे हैं। और वो भीड़ हमने देखी थी कल की, हालांकि कांग्रेस से कहती नजर आती है कि तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता है, लेकिन लोग जो काफी संख्या में उमड़े थे उनका एक अलग ही कहना था। कोई उन्हें अपना बेटा कह रहा था, कोई उन्हें अपना भाई कह रहा था। बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे, तस्वीरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। कल की तस्वीरें भी दिखाई थी और खास पैनल हमारे साथ लगातार बना हुआ है, जिनसे चर्चा लगातार जारी है। कांग्रेस प्रवक्ता है राजकुमार शर्मा जी हैं, विकास भारत जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, और साथ में राजनीतिक विश्लेषक जो है मैथिली जी हैं। मैथिली सर, जैमिनी जी हैं, आपसे एक सवाल महत्वपूर्ण इस बात को लेकर है, ये इसलिए खास है क्योंकि तमाम तरह के आरोप यहां पर कांग्रेस अब लगाएगी जो कि तैयारी कर रही है। आपको नहीं लगता कि तैयारी इस बात पर भी करनी चाहिए कि जो स्ट्रैटेजी बीजेपी अपनाती है, जैसे कि आज का दिन कितना संयोग भरा दिन था, आज का दिन कितना खास, और वो शुभ मुहूर्त में नामांकन दाखिल किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भावुकता ये बहुत ज्यादा खास हो जाती है, यानी कि नामांकन से पहले सोशल मीडिया पर भी एक्टिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक अपील उन्होंने की और बताया कि मेरे लिए काशी इतनी खास क्यों है। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को इससे थोड़ी सी सीखने की जरूरत है, एक स्ट्रैटेजी अपनाने की जरूरत है? देखिए पूनम जी, कोई भी चीज आप संस्कारों से सीख सकते हैं। अगर आप में भारतीयता का कूट कर आपके भरे हुए हैं, अगर सनातन के प्रति आपकी मोहब्बत है और वो भी सच्ची मोहब्बत है, तब आदमी चुनता है गंगा सप्तशती का दिन, तब आदमी चुनता है पुष्य नक्षत्र, तब आदमी चुनता है, जैसे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जब शपथ ली तो उससे पहले अपने माता पिता के चरण धोए, कोई कांग्रेसी ने नहीं धोए। तो ये जो संस्कार हैं ये किसी बाजार में नहीं बिकते हैं। ये संस्कार आप अपने जो बचपन से जो उन्हें वातावरण मिलता है उससे बच्चा तैयार होता है। जो ऑलराउंड डेवलपमेंट, तो मोदी जी का जो आज का व्यक्तित्व है ये बता रहा है कि इन्होंने पूरी तरह सनातनी जो जामा है उसमें पले बड़े हैं, और उसी का असर है कि ये सब शुभ संयोग आज ही के दिन हुए हैं। मिथिलेश जी, एक और मैं चीज आपसे पूछना चाहूंगी, हालांकि थोड़ी थोड़ी बीच में कोशिश की है, चाहे हम उसकी देखें कि जैसे राहुल गांधी कभी मंदिरों में जाते हैं, नाम अपना इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे कि वो बहुत बड़े सनातनी हैं, कोशिश थोड़ी थोड़ी करते नजर आए, लेकिन वो कामयाब क्यों नहीं होती नजर आती है कांग्रेस की हमेशा? देखिए, आपकी नीयत साफ हो और आप पवित्र हो तो सब चीजें साफ दिखाई देती है। ये नैतिकता का तकाजा है। कभी आप कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, दत्तात्रेय गोत्र का हूं, कभी वो जनेऊ उल्टी पहन लेते हैं। तो आप वही काम कीजिए जो आप पर आता है। आप किसी के देखा देखी अगर आप बॉल खेलेंगे तो बॉल सेल्फ गोल कर लेंगे। तो राहुल गांधी के लिए सबसे बेस्ट है, जब गुजरात के प्रभारी अशोक गहलोत जी थे तो उन्होंने उन्हें मंदिर भी ले गए, तमाम चीजें करवाई, लेकिन पब्लिक कनेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि आपकी हर एक्टिविटी, आप पब्लिक फेस है। मोदी जी जो आप हमेशा करते, अगर वो करते रहते हैं तो वो दिखता है। जब आप जल को अर्पण करते हैं तो लगता है कोई संत अर्पण कर रहा है। तो ये तमाम चीजें एक दिन में नहीं सिखाई जा सकती, ये पूरी बॉडी, आपका माइंड, तो तमाम चीजें हैं। ठीक है मिथिलेश जी। विकास जी, क्यों जरूरत पड़ती है हमेशा धार्मिक भावनाओं के साथ जनता को जोड़ने की?
जय श्री राम की बात हो, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, या फिर अब मथुरा की बारी है, ठीक चुनावों से पहले बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है और यह आरोप तैयार रखती है कांग्रेस। ऐसे मुद्दे क्यों दिए जाते हैं? सिर्फ सवाल मेरा सिर्फ इतना सा है, बहुत अच्छी बात है, इन सबका विस्तार होना चाहिए था, यहां भी विकास होना चाहिए था, लेकिन आपको नहीं लगता कि धार्मिक भावनाएं ज्यादा हावी हो जाती हैं चुनावों में बीजेपी के लिए? देखिए पूनम जी, मैं आपको बताऊं कि जब किसी चीज का सिलेक्शन करना हो तभी उसके अच्छे और बुरे के बारे में आदमी गंभीरता से विचार करता है, और जब गंभीरता से विचार किया जाता है, जब मथा जाता है, तो आप जानती हैं कि उसमें से कई चीजें निकल के आती हैं, विष भी निकल के आता है, अमृत भी निकल के आता है। आप मुझे बताइए, आप कह रही हैं कि राम मंदिर की, राम जी की बात क्यों होती है? देश की आजादी नहीं, मैं वो बात बोल रही हूँ जो कि कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, क्योंकि अगर विकास किया है तो विकास की बात होगी, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होगी, जो कि कांग्रेस कह रही है, आरोप है बहुत बड़ा। आप तो सिर्फ नरेट कर रही हैं, आपकी पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं, मैं भी मानता हूँ। मेरा कहने का मतलब है, आपने जो कहा, आप मेरी बात को समझने का प्रयास करिए। देश के आजादी के इतने दशक बाद भी देश की बहुसंख्यक आबादी की आस्था का केंद्र जो राम मंदिर था, उसको लटकाने का, उसमें रोड़े अटकाने का काम सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा किया गया। और कितनी शर्मनाक बात है कि देश विदेश के जहां और कंट्रीज के अंदर रामचंद्र जी को इतना माना जाता है, वहां उनके खुद के देश में यह हलफनामा सरकार की तरफ से दायर किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि उनका अस्तित्व ही नहीं था, वो एक कोई काल्पनिक व्यक्ति थे। कितनी बड़ी बात है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्या देश में पहले राम जी को मानते नहीं थे, या नारा नहीं लगता था जय श्री राम? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि चुनाव के समय जनता को वो सब बातें याद तो आएंगी ही कि किस पार्टी ने देश की बहुसंख्यक आबादी की आस्था के केंद्र को लटकाने का, भटकाने का काम किया। जो चुना चाहता है ना, वो बीजेपी का बहुत ज्यादा खास हो जाता है। क्या वो ठीक चुनावों से पहले जो वक्त चुना जाता है ना, चाहे किसी भी तरीके का, लेकिन वो धार्मिक बहुत ज्यादा हो जाता है और वो हावी हो जाता है, बाकी विकास के मुद्दों से ऊपर चला जाता है। नहीं, विकास के मुद्दे पूरा देश देख रहा है पूनम जी। आज जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भारत के अंदर हुआ है, आजादी से लेके अब तक जितने साल में जितने किलोमीटर रोडें नहीं बनी, कहीं 70,000 किलोमीटर के आसपास जो रोडें थी वो 1.5 लाख से ऊपर चली गई। मेडिकल यूनिवर्सिटीज की संख्या डबल से ज्यादा हो गई। आप देखिए, स्टार्टअप्स की संख्या तो कई हजार गुना बढ़ गई। 350 स्टार्टअप हुआ करते थे आप बीजेपी के शासन में आने से पहले, जो कितनी हो चुकी है। ऐसा थोड़ी ना कि राम राज्य आ गया, कुछ तो चुनौतियां, कुछ तो बिल्कुल चुनौतियां तो है पूनम जी, चुनौतियां तो है, और उन्हीं चुनौतियों के लिए तो जनता वापस से नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व दे रही है। रामराज आना अभी बाकी है, जिसमें सबका भला हो, सब सुखी हो। आप देखिए, हम एक विकासशील देश हुआ करते थे, विकासशील में भी पिछड़े, आज किस गति से प्रगति कर रहे हैं? वो बीजेपी के लिए अभी रह गए हैं, या फिर आपके पास कोई मुद्दे बचे नहीं है, बीजेपी ने कोई छोड़ा नहीं है? पूनम जी, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से अपनी पूरी ताकत इवेंट में लगा रहे हैं, पूरी ताकत विपक्ष को खत्म करने के लिए लगा रहे हैं। अच्छा होता वो देश के निर्माण में और ताकत लगाते, विपक्षी पार्टियों को चाय पे बुलाते, चर्चा करते, और देश आगे कैसे उस बारे में चर्चा करते, उसके बारे में इवेंट करते। अच्छा होता वो महिला पहलवानों को और ताकतवर बनाते, को चाय पे बुलाते। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल चाय पे बुलाते। तो वो तो कह रहे हैं ना, चाय पे चर्चा करो। उन्होंने तो न्योता किसी पूरे देश को दिया है। पूनम जी, जब से चाय पे चर्चा तो स्लोगन ही बीजेपी का हो गया शुरू। बिल्कुल, चाय पे ये तो वो तो बुला रहे हैं ना पूरे देश को, आइए चाय पे चर्चा करते हैं। पूनम जी, ये जुमलों के प्रधानमंत्री हैं। सर, विपक्ष का कौन सा नेता है जिसने जहमत उठाई है, कोशिश की है कि चलो आओ मोदी से मिलते हैं, बीजेपी के नेताओं से मिलते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, उन मुद्दों पर डिस्कस करते हैं कि जिस पे विकास होना चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए। संसद में तो बात होती नहीं है सर। आप अभी ये बोल रहे हैं कि चाय पे चर्चा नहीं होती है, जब सवाल उठाने की बात होती है तब तो आप भाग निकलते हैं, बायकॉट कर देते हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मोदी साहब को कई बार कहा था कि मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूं, मैं आपके साथ इस देश की चर्चा करना चाहता हूं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जितनी भी एजेंसियां हैं उनके प्रमुख को भी कहा था कि मैं आपके साथ चाय पीना चाहता हूं, मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। हम अभी भी कह रहे हैं, आपके चैनल में मैं फिर कह रहा हूं, फर्स्ट के देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है सभी पॉलिटिकल पार्टी को साथ बैठाएं, इस देश को आगे लेके जाए। इस देश में जो डर का वातावरण बन गया है। मोदी जी आए थे ना अभी राजस्थान में विधानसभा चुनावों के वक्त, बड़ा प्रचार प्रसार किया था, और तब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मिले थे, तो फिर चाय क्यों नहीं पी, चर्चा क्यों नहीं की? तो सर पी लेते ना, चाय पे चर्चा हो जाती। क्या तब वक्त नहीं दिया मोदी जी ने? क्या बातचीत नहीं हुई? पूनम जी, ये केवल दिखावा करना चाहते हैं। मैं कहता हूं, दिल से परमिशन दीजिए कि विकास जी मेरे घर आके चाय पी सके, दिल से स्वागत कीजिए। चलिए ठीक है, मोदी जी को और बीजेपी को एक बार साइड में रखते हैं। राजकुमार जी, एक बार साइड में रखते हैं, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश के हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी से एक बार फिर से तीसरी बार नामांकन दाखिल कर चुके हैं।
देश की सबसे बड़ी वीआईपी हॉट सीट ये बन चुकी है, आप भी इस बात को मानते हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस अभी भी पिछड़ी हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे जो उसकी परंपरागत सीट थी उस पर भी सबसे बड़ा क्वेश्चन, कंफ्यूजन, और ऐसा हाल बाकी राज्यों में भी, और इसलिए गठबंधन बनाने की जरूरत कांग्रेस को पड़ गई है। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां पर अकेली वो लड़ती नजर आ रही। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस धीरे धीरे नीचे जाती जा रही है, पाताल में जाती जा रही है, उसे ऊपर उठने की जरूरत है? पूनम जी, अगर कांग्रेस पाताल में जा रही है या तकलीफ में है तो फिर भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को तोड़ तोड़ के अपनी पार्टी में शामिल क्यों कर रही है? मंथन क्यों नहीं कर रही है? मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी कोई कमजोर नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी का मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और वार्ड अध्यक्ष और प्रदेश सारे के सारे मजबूत हैं। हम सब लोग ये 2024 का चुनाव बेहतर चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे विपक्षी जो हमारे सहयोगी दल है वो हम सब लोग और आप लगातार देख रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी को 400 पार का नारा छोड़ करके नए नए मुद्दे लाने पड़ रहे हैं, नए नए शगुफे छोड़ने पड़ रहे हैं ताकि हिंदुस्तान की जनता को मैं मेरे प्रभाव में रख सकूं। और आज जो नॉमिनेशन हो रहा है ये भी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि देश के प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। इतना करोड़ों अरबों रुपया इसलिए खर्च किया जा रहा है कि पूरी दुनिया की फोकस केवल वाराणसी सीट पर हो जाए। आज की स्थिति में समझना चाहेंगे, बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि कमजोर कड़ी तो होती है और एक कमजोर कड़ी कांग्रेस के फिलहाल ज्यादा बनती जा रही है। क्या वाकई में आपको लगता है कि कांग्रेस आज की स्थिति में इतनी मजबूत है जितना ये राजकुमार जी कह रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में अपन चर्चा कर लें तो सीकर में सबसे ज्यादा विधायक इनके थे और जो 8 बार एमपी का चुनाव हार चुके अमरा राम जी, उनको महादेव सिंह खंडेला वो बेचारे टिकट मांगते रह गए। और सर ये तो बहुत बड़ी दिक्कत रही विधानसभा चुनावों में भी इनको और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर भी। आप देखिए डूंगरपुर बांसवाड़ा में लास्ट मोमेंट तक डिसीजन नहीं ले पाए और उसको कहा हमने इसको रिटायर कर दिया, वो रिटायर नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं नागौर में आपको हनुमान बेनीवाल से हाथ मिलाना पड़ा और फिर सचिन पायलट वहां प्रचार करने नहीं गए तो हनुमान बेनीवाल बाड़मेर प्रचार करने नहीं गए। तो ये क्या है? क्या एक सर नाराजगी दूर नहीं होती है, अपने छोड़कर चले जाते हैं, फिर उन्हें बुलाया नहीं जाता। राहुल गांधी कहते हैं कि जिनको जाना है जाओ, हम उसको रोकेंगे नहीं। लेकिन सर आपको नहीं लगता कि नुकसान तो हो रहा है, एक्सेप्ट करना चाहिए और इस पर मंथन भी होना चाहिए? देखिए, कांग्रेस में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि ऐसा कोई मजबूत कंधा नहीं है जिस पर जाकर कोई अपने आंसू बहा सके और आंसुओं को पूछकर उनको पहुंचकर कोई समझा सके। सबसे बड़ी दिक्कत यह आ रही है, कोई कहीं जाए, कोई कुछ ही करे, सब खुला खेल है, सबने अपने अपने गुट बना रखे हैं। राजस्थान में 5 गुट है, एक गहलोत गुट है, एक सचिन पायलट गुट है, एक डोटासरा गुट है, एक टीकाराम जूली गुट है और एक भंवर जितेंद्र सिंह गुट है। भंवर जितेंद्र सिंह ने अपनी बेटी की शादी में सचिन पायलट को नहीं बुलाया क्योंकि उनको अशोक गहलोत से ट्यूनिंग रखनी थी। तो हालत ये है अभी जिस तरीके की तस्वीर हम देख रहे हैं, कांची से भी निकल कर आई, पिछले 3 चरणों में भी हमने देखा कितना प्रचार प्रसार हुआ, लेकिन एक प्रियंका गांधी या फिर ज्यादा से ज्यादा राहुल गांधी का जिक्र हम कर लेते हैं, इनको छोड़कर ज्यादा बड़े नेता प्रचार प्रसार के लिए नहीं निकले हैं। चाहे पश्चिम बंगाल की बात कर ले, गुजरात की बात कर ले, 4 चरण हो चुके हैं। ऐसे में सर आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को क्या सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत? देखिए, कांग्रेस को सबसे पहले मोदी जैसा कोई लीडर चाहिए जो सबको समझा सके, जिसके नेतृत्व में सब बैठ सके। सबसे बड़ी दिक्कत यह हो रही है कि अशोक गहलोत अपना जन्मदिन नहीं मनाते हैं, वो केवल ये कि मैं गांधी परिवार का खास हूं। कांग्रेस में होड़ ये है कि गांधी परिवार का खास कौन है, लड़ाई ये है, पार्टी मजबूत है या नहीं है, वो वहां है। अमेठी में उन्होंने अपने सारे जो उनके समर्थक है उनका डेरा डाल रखा है। ये कांग्रेस में जब तक परिवार की पूजा करना खत्म नहीं होगा तब तक जो मोदी से टक्कर लेना नामुमकिन है। और जो मोदी रामराज की बात करता है, जो हमारे संविधान में था, उस पर अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम निमंत्रण स्वीकार नहीं करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो ये अंग्रेजी मानसिकता के जो लोग हैं ये भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि देही की देवी की भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। जब तक आप राम राज की बात नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान पर राज नहीं कर सकते, क्योंकि अब राम हिंदुस्तान में सब जगह बस चुका है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस तरीके से भजनलाल जी ने कल हरियाणा में कहा कि कांग्रेस का तो राम ही निकल गया है। जब आप राम को ही भूल जाएंगे और हिंदुस्तान में आप राम की बात करेंगे, राजेश पायलट यूपी से आके राजस्थान में राज क्यों किया? क्योंकि वो राम राम सा करते थे, उन्होंने राम को बसाया। और आज की कांग्रेस के पता नहीं कौन सलाहकार हैं जो कह रहे हैं राम से ही भाग जाइए, तो आप कैसे चलेंगे? मुझे वही ध्यान आ रहा है कि अभी कुछ कांग्रेस के नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं, कांग्रेस छोड़ी है, ये कहते हुए कि मैं इसके खिलाफ नहीं जा सकता कि मुझे जय श्री राम, अब मैं बोलता हूं तो मुझे उसके खिलाफ रोका जाता है, तो मैं धर्म विरोधी नहीं हो सकता और ज्यादा नहीं हो सकता। ये बात उन्होंने खुद बोली है, मुझे आपकी बात से याद आ गया। खैर विकास जी, हम बात कर रहे हैं
चौथा चरण हो चुका है, बनारस की कर रहे हैं, काशी की कर रहे हैं, सनातन की कर रहे हैं और कांग्रेस जो आरोप लगा रही है उसकी कर रहे हैं, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि चिंता होनी चाहिए? नवाचार निर्वाचन विभाग भी कर रहा है, सोशल मीडिया पर युवा एक्टिव है, लेकिन यहां नजर नहीं आता। यहां पर बूथ तक पहुंचाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। वोटिंग प्रतिशत इतना क्यों छिटकता जा रहा है? आपको नहीं लगता टेंशन इस बात की भी मंथन होना चाहिए? देखिए पूनम जी, आदमी जिस प्रकार की फसल बोता है वही तो फसल काटता है। जो बीज बोएंगे उसी की तो फसल काटेंगे। आप देखिए कि हमारे जयपुर को ही ले लीजिए, आप राजसमंद को ले लीजिए, उदयपुर डूंगरपुर के बारे में भी अभी मिथिलेश भाई साहब बात कर रहे थे, और कई जगहों पर देख लीजिए कि ये तस्वीर देखने को आई कि कांग्रेस ने जिन लोगों को टिकट दी उन लोगों ने किसी न किसी बहाने से टिकट लौटा दिया। जब इनके नेता टिकट के प्रति, अच्छा दूसरी बात, जो इनका शीर्ष नेतृत्व है जो प्रदेश का देख लीजिए, चाहे मुख्यमंत्री के स्तर के नेता रहे, चाहे इनके कैबिनेट मंत्री रहे, वो टिकट से बचते दिख रहे हैं। चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हुए, वो सब टिकट से बचते दिख रहे हैं। क्यों? जिस प्रकार की उदासीनता वो टिकट को और चुनाव को लेकर दिखा रहे हैं। तो आप प्रतिशत, मैं बीजेपी की बात कर रही हूँ, मैं उसी पर आ रहा हूँ सर, उस पर आइए ना सीधा। हाँ उसी पे, सीधा तो नहीं, मेरे को तो जैसे आता है मैं उसी प्रकार आ पाऊंगा। नहीं, लेकिन सर उसी पे बात कीजिए। नहीं, प्रस्तावना संदर्भ, आप एक बात है, रेफरेंस के बिना कॉन्टेक्स्ट कैसे आएगा? तो मैं आपको वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ज्यादा घूम लिए ना, इतनी देर में कंप्लीट हो जाता। बताइए। तो आप देखिए कि जिस प्रकार की उदासीनता इनके नेता दिखाएंगे, तो कार्यकर्ताओं में वो मनोबल आप कैसे विकसित करोगे कि वो घरों से निकले और वोटरों को लेकर चुनाव बूथ तक जाए? ये भी आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर मैं आपको पूछना चाह रहा हूं। आप देखिए, आपने जयपुर में कई बूथों को कवर किया, आपने देखा होगा कि बहुत से बूथों के ऊपर इनकी टेबलें नहीं लगी, बूथों के अंदर इनके एजेंट नहीं बैठे। अच्छा, इनके प्रत्याशी जो थे उन्होंने महज औपचारिकता के चुनाव लड़े। कोई प्रबंधन इनका यहां देखने का मिला कि फला कार्यकर्ता फला जगह से वोटर्स को लेके आएगा, इनके वोट पोल करवाएगा, किसी प्रकार का जोश, किसी प्रकार का उत्साह? तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो चुकी है। जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है वो कम हुआ है, वो घटा है, वो कांग्रेस का है। वो तो, ये कह रहे हैं। मैं तो आपको मैं कह नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ आप लोगों ने कवर किया है। आप ही देख लीजिए बूथों पे क्या स्थिति थी। बोलना चाहेंगे आप बताइए बूथों पे क्या स्थिति थी? आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि कांग्रेस का ही आरोप था कि वोटिंग प्रतिशत घटा है और ये बीजेपी का कम हुआ है, और टेंशन बीजेपी को होनी चाहिए। 4 जून को पता चल जाएगा। नहीं, वो तो तस्वीर साफ हो जाएगी। की बात का एक और लेकिन मेरा सवाल ये था कि इस पे मंथन होना चाहिए, टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि नवाचार बहुत किए गए, निर्वाचन विभाग भी कोशिश कर रहा था। आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने की हैसियत से पूरे राजस्थान और पूरे देश के मतदाताओं से अपील करता हूं कि आपको आगे आना चाहिए और देश के निर्माण में सहयोग करने के लिए अपने मतदान का, अपने मत देने के अधिकार का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा सभी लोगों को करना चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए हमारे आसपास के लोग भी हैं। एक इनकी चाय की बात का और जवाब दे दूं पूनम जी। ये कहते हैं गहलोत साहब की चाय, तो मैं कहता हूं गहलोत साहब को मोदी जी के साथ चाय पिला दो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन पायलट साहब उनके उप मुख्यमंत्री थे, उनको तो कभी चाय पूछ ली होती। गजेंद्र सिंह शेखावत जी ईआरसीपी उनके यहाँ के सांसद स्थानीय, और ईआरसीपी को लेकर कितनी बार अधिकारियों ने, खुद सांसद और मंत्री जो रहे गजेंद्र सिंह जी, उन्होंने गहलोत साहब को कहा, लेकिन पूरे राजस्थान को पानी से परेशान किया सिर्फ राजनीति के लिए, लेकिन चाय पीने नहीं गए। और लोकेश शर्मा जी बता रहे हैं, जैसे राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, तमाम ऐसी जब बातें निकल कर आई थी कि थोड़े से गुट बनते जा रहे हैं, वो अलग पार्टी बनाते जा रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो कहते हैं कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए। जहां मनभेद हो जाता है तो फिर चाय नहीं पी जाती, वो सिर्फ दिखावे के लिए एक साथ हाथ मिलाए जाते हैं। विकास जी, राजकुमार जी। पूनम जी, एक जमाना था, आपने भी देखा होगा, जयपुर के अंदर लाल कृष्ण आडवाणी आए थे राम जी की यात्रा को लेकर के, और जयपुर के आसपास के 20-20 किलोमीटर तक पांव रखने की जगह नहीं थी। एक जमाना वो भी था, मैंने खुद ने देखा, जब वाजपेयी साहब त्रिपोलिया गेट पे भाषण देते थे तो जयपुर में पांव रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। एक जमाना वो भी था जब इंदिरा गांधी चौड़ा रास्ता में जब भाषण देती थी तो जयपुर में पांव रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। ये एक जमाना था जब पॉलिटिक्स इतनी साफ सुथरी, इतनी अच्छी हुआ करती थी, लोग उनको सुनने आया करते कि मेरे देश का नेता आज वहां बोलेगा, चाहे वो बीजेपी का नेता हो। आगे क्यों नहीं बढ़ाया? ऐसा क्यों नहीं होता जब मैं वही बात पूरी कर रहा हूं। तो लोगों को विश्वास हुआ करता था आज मेरे देश के फलाना पार्टी का नेता आज मेरे जयपुर में आ रहा, कुछ बोल के जाएगा, और लोग सुनने जाया करते थे, नंगे पांव पैदल जाते थे, बिना साधनों के जाते थे। आज हम मीटिंग करते हैं, हमारे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, बड़े बड़े डॉम लगते हैं और बड़े बड़े इवेंट होते हैं, डोम होते हैं, प्रचार होते हैं, टेलीविजन बुक किए जाते हैं, फिर भी 10-10, 20-20 हजार लोग इकट्ठे नहीं होते हैं। लोगों का राजनीति नेताओं के प्रति विश्वास खत्म होता जा रहा है। और जब से 10 साल अपने सब पे लागू है, बिल्कुल सब पे लागू है, कांग्रेस में भी लागू है, बीजेपी में भी लागू है। आपसे है मेरा सवाल, आपसे विश्वास क्यों खत्म होता जा रहा है? मैं वही आ रहा हूं पूनम जी। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के गार्जियन है नरेंद्र मोदी जी।
आप नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है। आपने 10 साल से जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, देश के गार्जियन बने हैं, तब से उन्होंने राजनीति को इतना गंदा कर दिया है कि पूनम जी हमारे घर में टेलीविजन चलता है, पूनम जी टेलीविजन चलता है और जैसे ही कोई बड़ा नेता भाषण देने आता है लोग टेलीविजन बंद कर देते हैं। पूनम जी एक और उदाहरण दूं आपको मैं, लेकिन सर आपने बड़े-बड़े इवेंट की बात की, बड़े-बड़े पंडाल की बात की, लेकिन सर वक्त बदलता है ना, टेक्नोलॉजी बदलती है। मैं मेरी बात पूरी कर लूं। युग भी तो बदलता है सर, पहले रेडियो चलता था, रेडियो में जानकारी मिलती थी, आजकल सोशल मीडिया में जानकारी मिल जाती है। एक-एक स्टेडियम में 10-10, 20-20, 25-25 हजार लोग भर रहे हैं और पास के लिए टिकट के लिए तोड़फोड़ मची हुई है। तो जैसा क्रेज आईपीएल का बना हुआ है, ऐसा अगर पॉलिटिकल पार्टियों का बना हुआ होता, नेताओं का बना होता तो ज्यादा बेहतर होता। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार-बार कहते हैं सर एक ही पार्टी में टिकते नहीं है, सत्ता में काबिज रहने के लिए दल बदल शुरू हो जाता है, इसलिए जनता का विश्वास भी खत्म होता जा रहा है। जो वादे किए जाते हैं वो वादे पूरे नहीं होते सर, इसीलिए सवाल खड़ा होता है। जनता भी सर जानती है, ये जिम्मेदारी देश के प्रधानमंत्री की बनती है, वो हमारे देश के गार्जियन है, सबसे बड़े नेता हैं, उनको सबको बैठाना चाहिए और ये चर्चा जरूर करनी चाहिए ये हो क्या रहा है। ठीक है सर, ब्रेक लेना है, फटाफट सर एक जवाब में। देखिए इन्होंने कहा कि मोदी जी के आने के बाद लोगों में आपस में स्नेह कम हो गया, प्रधानमंत्री पद की और राजनीतिक पार्टियों की गरिमा कम हो गई। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सर, एक लाइन में दीजिए ना। मनमोहन सिंह जी अमेरिका में थे और संसद के अंदर पारित किया हुआ प्रस्ताव था और इनके शहजादे की क्या हैसियत थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उस प्रस्ताव को कागज के पन्ने की तरफ फाड़ के फेंक दिया, जबकि देश का प्रधानमंत्री वहां विश्व के नेताओं के साथ बैठा हुआ था। क्या बात करते हैं आप, किसकी बात करते हैं? आपकी पार्टी के शहजादे ने देश की इज्जत को, देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार-तार किया है। ठीक है, आप आरोप लगाते हैं। आज का सिनेरियो जो बना है खासकर काशी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर और फिलहाल जो सियासत में चल रहा है, 2 लाइनों में फटाफट बताइए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है कि आज ये पॉजिटिव मैसेज गया है, जो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के दौर में जो बच्चे कहीं न कहीं संस्कृति और अपने सनातन से दूर होते जा रहे थे, उनको ये मैसेज मिला है कि जब देश का प्रधानमंत्री इस अंदाज में भक्ति और अध्यात्म और रूहानियत के रास्ते पे है तो क्या हम नहीं चल सकते क्या? एक नई ललक आज जागने को मिली है। दूसरा, डेमोक्रेसी को बचाने के साथ साथ हम हमारे नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक जो मूल्य उनको बचाने के लिए इस तरीके करें। अभी जो हम भी उम्मीद करेंगे कि सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहे, क्योंकि यूथ ज्यादातर वहां पर एक्टिव रहता है, वहां पर बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन जब जमीन पर बात आती है तो फिर सब हर कोई अपना घर देखता है, अपना काम देखता है और पैसा कमाना चाहता है, रोजगार ढूंढता है। महंगाई ना हो वो इस बात पे देखता है, घर में रोटी सब्जी आए वो ये देखता है। उम्मीद करेंगे कि हमारे नेता भी इस ओर ध्यान देने के लिए जहमत उठाए। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आगे भी आपको खबरें दिखाते रहेंगे। ज्यादा जानकारी देंगी हमारी सहयोगी दीपिका। दीपिका, जानकारी दीजिएगा और अपडेट कीजिए। बिल्कुल पूनम, और देखिए प्रधानमंत्री का काफिला निकल चुका है। यहाँ पर क्या हुआ था, आप लोग आके खड़े थे, धीमी कुछ गाड़ी नजर आई थी, क्या हुआ था यहाँ पर? यहाँ गाड़ियाँ में मोदी जी को हम लोग देख रहे थे, बहुत खुश नजर आ रहे थे और इस बार विकास के बल पे 400 पार जा रहा है बनारस में। 10 लाख ऊपर से वोटर हैं हमारे पे। नजदीक से देखा पीएम मोदी? बिल्कुल नजदीक से देखा और विकास ही दिखेगा अगले चुनाव में। अच्छा, यहाँ पे जो गाड़ी रुकी थी यहाँ पर क्या होता है वो बताओ जी। यहाँ पे अभिनंदन कर रहे हैं हम लोग, 2 घंटे से आए हुए हैं और मोदी जी को देखने के लिए। कहाँ से आए? हम गाजीपुर से आए हैं। गाजीपुर? जी। सबको गाड़ी धीमे करके सबका अभिवादन किए हैं और जो आपने देखा है पूरा विश्व का मीडिया आज बनारस में है और बड़ी जबरदस्त जीत होने जा रही है। विपक्ष कहीं दिखाई ही नहीं देगा। देखकर मुस्कुराए पीएम मोदी जी? देख के मुस्कुराए, यहाँ की जनता को देख के मुस्कुराए, भाई पब्लिक को। देखिए, आपने देखा पीएम मोदी को? जी हाँ, देखा। मुस्कुराए पीएम मोदी जी? कैसे, किस तरीके से हाथ हिलाया था उन्होंने? तो पारस पत्थर ऐसा लगते हैं। कैसे लगते हैं? पारस पत्थर। अच्छा, पारस पत्थर लगते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए, हर कोई अपनी अपनी तरफ से कई बातें कह रहा है, लेकिन कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा पीएम को? हाँ, हम गाजीपुर से आ रहे हैं। सिर्फ पीएम को देखने के लिए आए थे? हाँ। ओम प्रकाश राजभर भी आए हैं? वो तो है ही है, उनके भी साथ हम लोग हैं। अच्छा, उनके भी साथ। यूपी में सब ठीक बा? पूरा बढ़िया भाई, 1 नंबर का। तो देखिए, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। आप क्या कहेंगे, पीएम मोदी को देखा? जी मैडम, हम लोग तो देख ही रहे हैं, हम लोग पार्टी से जुड़े हुए हैं और कल से लेके आज तक दोनों दिन की घटनाक्रम आप लोग साक्षात देखे हैं। जो भी धूप और गर्मी है, जनता को इससे कोई दिक्कत नहीं है और पानी चढ़ाने की नौबत विपक्ष को आ चुकी है। कल का रोड शो मोदी जी का और आज नामांकन, ऐसा नहीं है कि बनारस के लोग ही हैं, कई राहगीर भी थे जो मोदी जी के नाम पर सिर्फ देखने के लिए रुक गए और विकास के नाम पे अमूल डेयरी बना बनारस में,
स्टेडियम बन रहा है बनास में, रोजगार तो बनास के लोग को ही मिल रहा है, आसपास जिलों को ही। तो विपक्ष कैसे कह रहा है कि ना यहाँ पे ना रोजगार है ना कुछ भी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन के लिए जगह जगह डेयरी बन रही है। एक इतना बड़ा अमूल का प्लांट बनास में लगा हुआ है, स्टेडियम में लग रहा है। वाराणसी के नगर निगम के किसी भी क्षेत्र में आप चले जाएं, रोड का विकास, कूड़ा संबंधित, और आज पूरा देश मोदी जी। ये बताइए, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सीधे पीएम मोदी वहां पर पहुंचेंगे, जी, वहीं किस तरीके से क्या संबोधित करने वाले प्रबुद्ध जन को? अपने जनता, अपने कार्यकर्ताओं को, सिर्फ ऐसा नहीं बनारस के लिए नहीं, अगल बगल जिलों के भी लोग हैं यहाँ पर। मैसेज बस ये देना है कि जो हम लोगों ने नारा दिया है 400 पार, उसमें कोई इफ बट ना रहे, वो हो सकता है 404 भी हो जाए। जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मंत्रमुग्ध के लिए 404 भी हो जाए। बिल्कुल 404 होगा। एक बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। आप पीएम को देखने आई थी? जी मैंने देखा है, मैं बहुत दूर से आई थी, चौका घाट से आई थी उनको देखने के लिए। आज मैंने उनको एकदम रियली देख लिया है। अगर मैं वोटर बनूंगी तो फर्स्ट वोट मैं उन्हीं को दूंगी। क्यों दोगी? क्योंकि वो इतना सबके लिए करते हैं, हमारे भारत के लिए क्या क्या नहीं करा। अभी आप देख सकती हैं, इतना वो लोग उनको इतना मानते हैं कि इतनी भीड़ थी अभी। अच्छा, ये जो बातें आप कह रही हैं, किसी ने सिखाई है, बताइए, या फिर आपने देखी है खुद में? अरे ऐसी ही सब कोई बताने की बात है, आप ही सोचिए। हम लोग कह रहे अपने मन से, कोई है मेरे साथ जो बताएगा। क्या उम्र है आपकी? 12th। देखो 12 साल की बच्ची है पूनम, और देखिए जिस सवाल आपसे किया जा रहा था डिबेट के दौरान कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नाराजगी दिखा रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, लेकिन देखिए 12 साल की बच्ची है, आपके सामने मैंने इससे पूछा कि किसी ने सिखाया तो नहीं है, सीधे बोली है कि सिखाया नहीं, हमने खुद देखा है। कुछ और भी हमारे साथ लोग मौजूद है। आप क्या कहेंगे, पीएम मोदी को देखा? हाँ देखे। कहाँ से आई है? हम सदर बाजार से आ रहे हैं। सदर बाजार से आए पीएम को देखने के लिए? हाँ, देख लिया? देख लिया। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। आप बताइए, अलग ही अंदाज में आप नजर आ रहे हैं। हर हर महादेव, जय काशी विश्वनाथ। और हम जो है काशी के पुरोहित दशाश्वमेध के ब्राह्मण हैं हम। अच्छा, क्या था दशाश्वमेध पर पूजा अर्चना भी आज हुई है, क्या खास उसका महत्व था, वो बताइए जरा। दरअसल खास महत्व ये है कि पहली चीज़ तो मोदी जी का आज नामांकन था। खास महत्व तो यही है कि मोदी जी का नामांकन था और गंगा मैया के वो पुत्र हैं। गंगा मैया ने उन्हें पूरे चुनाव उत्साहित है कि कब वोटिंग करें, कब मोदी जी को मतदान करें। इसलिए 2014, 2019 सब रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे और 400 पार ये आंकड़ा जाएगा। महाराष्ट्र की सियासत क्या कह रही है? महाराष्ट्र में 2 साल में जो हमने काम किया है, 10 साल में मोदी जी ने काम किया है, उस काम का सम्मान महाराष्ट्र की जनता करेगी। मिशन 45 सक्सेस होगा। तो रिएक्शन अब ऐसे आते रहेंगे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। लगातार एनडीए के तमाम दिग्गज, तमाम लीडर्स मौजूद थे। यहाँ से 8 लाख से अंतर से वोटों से जीतेंगे और विपक्ष में तो कोई है नहीं। देश में 400 पार की हम लोग का जो नारा मोदी जी दिए हैं, अब की बार 400 पार। देखिए, अब की बार 400 पार का नारा दिया जा रहा है। जीत की हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर। एक साथ था, क्या कहना? हम लोग की ताकत ही हम लोग की एकजुटता है और आज प्रधानमंत्री जी के समर्थन में पूरा एनडीए एक साथ उनके नामांकन में शरीक हुआ है और यही एकजुटता ही हम लोगों के लक्ष्य तक हम लोग को लेकर जाएगी। और उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो 400 पार का प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया हम लोग का लक्ष्य सरलता से पार करेंगे। हर राज्य में जिस तरीके से एनडीए गठबंधन एक साथ हम लोग प्रचार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष जो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। वायनाड में आप देख लीजिए जिस तरीके से राहुल जी के खिलाफ ही उनके घटक दल के नेता उतरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ दे रही है, पंजाब में विपक्ष में है, तो ये बटा हुआ विपक्ष वही एनडीए की एकता। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 180 से ज्यादा का आंकड़ा पार नहीं होगा, आप लोग का नारा है 400 पार। विपक्ष तो बड़े बड़े आंकड़े इसी तरीके के अपने पक्ष में भी 14 में भी देती आई थी, 19 में भी देती आई थी। परिणाम उनको पता चला, इस बार कांग्रेस और उनके घटक दल ऑल टाइम लो पर जाएंगे। All of us would been saying this, that he would be the third time he should hold the position of the Prime Minister, and which he is doing. Sir, how do you see Andhra Pradesh? How do you see Andhra Pradesh? Andhra Pradesh is a clean sweep for NDA. बेहद खास है एनडीए के तमाम लीडर से रिएक्शन लेना, क्योंकि वो खुद यहाँ पर बहुत कुछ बयां करते नजर आ रहे हैं। एनडीए एक साथ है, एकजुट है, उसी कुर्सी पर एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को बिठा रहे, प्रधानमंत्री ने बनाना है। चिराग पासवान को आपने सुना, एकनाथ शिंदे को आपने सुना, एनडीए के तमाम अन्य लीडर जो है वो भी मीडिया से रूबरू हो रहे हैं और सिर्फ एक ही बात वो कहते नजर आ रहे हैं कि 400 प्लस का जो लक्ष्य है वो पूरा होता नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ही बनते नजर आ रहे हैं। तो मां गंगा ने बुलाया, मां गंगा ने गोद लिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम बातें कहते नजर आए और वो फिलहाल उनकी जुबानें तस्वीरों के जरिए हमने देखे भी, वो जनता का समर्थन भी हमने देखा। सहयोगी दीपिका लगातार हमारे साथ बनी हुई। दीपिका, और ज्यादा जानकारी दीजिएगा, ओवर टू यू। बिल्कुल पूनम, जिसका हम जिक्र कर रहे थे इससे पहले चिराग पासवान को आप सुना रही थी। एनडीए के घटक दल में शामिल हैं चिराग पासवान भी, वो भी यहाँ पर आए थे। उनके अलावा भी कई एनडीए के घटक दल के नेता थे, वो भी मौजूद रहे हैं। और जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहे। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि पीएम मोदी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के लिए रवाना हो चुके हैं। और जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि वहाँ पर जो प्रबुद्ध सम्मेलन है, प्रबुद्ध लोगों को संबोधित पीएम मोदी करने वाले हैं। अभी हमने आपके सामने पूछा भी था कि क्या संबोधन में प्रधानमंत्री की खास रह सकता है, वो ये है क्योंकि पार्टी ये कहती है कि हम हर वर्ग को साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे लिए विकास का मतलब है हर वर्ग का विकास, हर वर्ग का साथ। और इसलिए जो प्रबुद्ध सम्मेलन होते हैं ये कोई पहली बार नहीं है। पार्टी की तरफ से हमने देखा है कि इलेक्शन से पहले बहुत प्रबुद्ध सम्मेलन हुए हैं। उन प्रबुद्ध सम्मेलन में अलग अलग समाज के, अलग अलग वर्ग के लोग होते हैं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोगों से जुड़ने में कड़ी जो होती है, पार्टी और लोगों तक जुड़ने की जो कड़ी होती है, उसमें बहुत कारगर भूमिका निभाते हैं। पीएम मोदी आज उनको संबोधित करेंगे तो उनको जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं वो तो बताएंगे ही, साथ ही साथ एक बड़ी बात ये भी हो जाती है कि जो प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाएगा मिलने वाला है और हमें बहुत बड़ी सफलता मिली। 400 पार का नारा दिया गया है। खुद काशी की हम बात कर ले, 10 लाख पार का नारा दिया जा रहा है काशी में, तो वो इसलिए ही क्योंकि कार्यकर्ता पूरी तरीके से एक्टिव है। लेकिन ऐसे जो प्रबुद्ध लोग होते हैं, प्रबुद्ध लोगों में हर एक वर्ग का, कोई व्यापारी समाज से होगा, कोई वकील होगा, कोई टीचर होगा, कोई अन्य वर्ग से होगा, इस तरीके के लोग मौजूद रहते हैं इसमें प्रबुद्ध सम्मेलन में। तो उन लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। बेहद खास ये रहने वाला है प्रधानमंत्री का संवाद प्रबुद्ध जन से। लेकिन कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। हाथ में प्रधानमंत्री की तस्वीर वाली टोपी लिए हुए ये शख्स नजर आ रहा है। और आपको ये बता दें, झंडा हाथ में लिए हुए एक और व्यक्ति हैं, उनसे भी बात करते। काफी देर से इंतजार भी कर रहे थे, पीएम मोदी का इंतजार खत्म हुआ देखने का। देख लिया पीएम मोदी को? जी, हम दोनों हाथ के ब्लाइंड हैं। बहुत अच्छा लगा मोदी जी का हमको व्यवस्था, यहाँ पर आकर हमको बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश का पीएम यहाँ तक आकर अपने पर्चा को भरे। हम लोग भी उनके सहयोग को आगे बढ़ाएं। अच्छा, कैसे सहयोग? मतलब आप देखने में अक्षम हैं, लेकिन कैसे महसूस किया मोदी जी को? ये तीसरे नेत्र से, जो कि We are also the mother of democracy. So what you are seeing here is a festival. जो आज उत्साह है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना नॉमिनेशन पेपर भरा है और तीसरी जो हमारी टर्म आने वाली है 4 जून को जो आंकड़े आएंगे, यू आर सीइंग द बिगिनिंग्स ऑफ दैट। ग्लोबली वी हैव मूव्ड फ्रॉम द 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी टू द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। आने वाले 2-3 साल में हम अर्थव्यवस्था हमारी जो होगी विश्व भर में तीसरे स्थान पे आएगी। और हमारे जो विकास के आंकड़े हैं 2014 और 24 में आपने देखे, वो और तेजी गति शक्ति से आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो खास बैठक होगी, बैठक के जरिए फीडबैक लिया जाएगा और एक बहुत बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश एनडीए की तरफ से की गई है। तो काशी में नामांकन दाखिल हो चुका है। हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी दीपिका लगातार हमारे साथ बनी हुई है।